हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट की जो किताब है। आपके क्लास 10th में आपके दो किताबें हैं। एक किताब फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट में आपके जो पोइम्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट बुक में जो फर्स्ट पोइम है आपके वो है डस्ट ऑफ सनो। डस्ट मतलब टुकड़े, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सनो। सनो मतलब बर्फ, यानी कि बर्फ के टुकड़े। ठीक है, ये जो पोइम है इतनी शानदार पोइम है, आप एक बार पढ़ के देखना, बहुत शानदार पोइम है। ओके, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है? डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ के टुकड़े, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ओके, यानी कि जो पोइम होती है, ठीक है, पोइम किसके द्वारा लिखी जाती है? किसी ना किसी पोइट के द्वारा लिखी जाती है, ना कि राइटर। राइटर पोइट, पोइम को लिखने वाला होता है पोइट। ओके, किसके द्वारा कंपोज्ड है? कंपोज्ड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपके एक राय पोइट है जिनके द्वारा ये जो पोइम है वो कंपोज्ड की गई है। ओके, ध्यान से समझना। पहले इस पोइम को पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, फिर इसमें समझना कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो हमको समझने हैं ध्यान से। स्टैंजा फर्स्ट, स्टैंजा सेकंड, दो स्टैंजा इसमें दिए गए हैं आपके। पहला जो स्टैंजा है ध्यान से समझना। द वे एक करो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ सनो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, यानी कि पोइट क्या होता है, क्या होता है कि सुबह सुबह कहीं घूमने चला जाता है। ठीक है, अब सुबह सुबह कहीं चले जाता है तो एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है, हेमलॉक ट्री के नीचे। ओके, वहां पे एक कौवा आता है। कौवा क्या करता है? जैसे ही उस पेड़ की डालियों पे बैठता है, उस पेड़ की डालियों से बर्फ के जो छोटे छोटे महीन टुकड़े होते हैं वो गिरने लग जाते हैं कौवे के बैठने से। ठीक है, अब जैसे वो गिरने लग जाते हैं, हैज गिवन माई हर्ट, यानी कि पोइट बोलता है कि वो जो चीज है, वो जो दृश्य है, उसने चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे मेंटल स्टेट, मनोदशा को चेंज कर दिया है। ओके, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड, और मैंने दिन का बहुत कुछ हिस्सा बचा लिया है जिसका मुझे पछतावा था। ठीक है, अब इसमें पोइट ने ये क्यों बोला है कि जिसका मुझे पछतावा था वो दिन मुझे बचा लिया, वो दिन मैंने बचा लिया। ध्यान से समझना, यानी कि जैसे कौवा आ जाता है, ठीक है, जैसे आपके घर पे भी कौवा सुबह सुबह आ जाता है तो आपको लगता है कि ये जो क्या है, बैड ओमेन है, बुरे शकुन का प्रतीक है। ठीक है, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है, आप कहीं जाते हो, बिल्ली रास्ता काट जाती है, आप क्या समझते हो? बैड ओमेन है, बुरे शकुन का प्रतीक है। ठीक है, वही था कि पोइट ने समझा कि कौवा जो है बुरे, बैड ओमेन है, बुरे शकुन का प्रतीक है। यदि आ गया इस तरह से मेरे साथ ये जो घटना घटित हुई है वो ठीक ही नहीं है, लेकिन जैसे बर्फ के टुकड़े उसके ऊपर गिरने लगते हैं उसका हार्ट चेंज हो जाता है, चेंज ऑफ मूड, मेंटल जो स्टेट मनोदशा चेंज हो जाती है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड, और दिन का कुछ हिस्सा वो बचा लेता है। ठीक है, लेकिन पॉइंट इसमें ध्यान से समझना, वे का मतलब क्या होता है? तरीका या मैनर। ध्यान से, अब इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको अलग से समझना पड़ेगा। ठीक है, क्रो का मतलब होता है कौवा, लेकिन पोइट ने इसकी जो तुलना है, कंपैरिजन है, वो किसी अन्य वर्ड के द्वारा कर रहा है। ठीक है, पोइट के अनुसार इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। वे का मतलब होता है मैनर। मैनर बोले तो तरीका। भाई इसमें पोइम के अनुसार, पोइट के अनुसार वे का मतलब क्या बताया उसने? मैनर या तरीका। ठीक है, पोइट कौन है इसमें? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि ये कंपोज की गई है, लिखी गई है किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ठीक है, क्रो का मतलब पोइट ने क्या बताया? बैड ओमेन। बैड ओमेन बुरे शकुन का प्रतीक। बुरे शकुन का प्रतीक।
शुक डाउन ऑन मी, और मेरे ऊपर क्या कर दिया उसने, हिलाया, ठीक है। शुक मतलब सेक, हिलाना ना, शुक सेक बोले तो हिलाना, ठीक है। हो सकता है ये पोएम पढ़ने में नहीं आ रही होगी, लेकिन इनके जो मतलब है, इनके जो अर्थ है वो मैंने लिख दिए। वे का मतलब होता है तरीका, ठीक है। क्रो बैड ओमन, बुरे शकुन का प्रतीक, सुख सेक हिलाना, ठीक है। डस्ट स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के छोटे छोटे महीन टुकड़े, क्या होता है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कहां से, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का मतलब क्या होता है, भाई शब्दों का मतलब पता होगा तभी आप पोएम को ध्यान से पढ़ सकते हो, उसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, ठीक है। हेमलॉक ट्री क्या होता है, ए पॉइजनस ट्री, ए पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। ध्यान से समझना, फर्स्ट जो स्टांजा है उसके बारे में समझेंगे, ध्यान से समझना, बहुत प्यार से मैं समझा रहा हूं। पोएम का क्या नाम बताया, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़े, ओके। किसके द्वारा कंपोज की गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये कंपोज की गई है, ओके। कितने स्टेंजा है, दो स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा है, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ध्यान से, वे का मतलब क्या होता है, मैनर या तरीका, ठीक है। क्रो बैड ओमेन, बुरे शकुन का प्रतीक, ठीक है। सुक सेक हिलाना, डस्ट, डस्ट का मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। हेमलॉक ट्री ए पॉइजनस ट्री विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स, यानी कि एक ऐसा जहरीला पेड़ जो सफेद फूल आते हैं जिसके, वो क्या होता है, हेमलॉक ट्री बोलते हैं उसको, यानी कि धतूरे का पेड़। जैसे धतूरे का पेड़ जानते हो, वो होता है पॉइजनस ट्री। ध्यान से समझना, इनमें जो शब्द थे पोइट के अनुसार, पोइट ने उन शब्दों का मतलब ये बताया। अब इस जो पहला स्टेंजा है उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से समझना। द वे एक करो, कव्य का जो आने का तरीका है, बैठने का जो तरीका है, सुक डाउन ऑन मी, जैसे ही वो मेरे ऊपर क्या किया उसने, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी कि जैसे ही कौवा आया, कौवा आने के बाद में एक हेमलॉक ट्री पे वो बैठ जाता है, ठीक है। अब उस पेड़ पर जमे हुए जो डस्ट ऑफ स्नो है, बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसके बैठने से वो मेरे ऊपर आके गिरते हैं, मेरे सोल्जर्स सोल्जर्स पे आके गिरते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये समझ लिया फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से, ध्यान से। फर्स्ट स्टेंजा में जो जो मतलब थे, जो जो बातें थी, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी बहुत अच्छी तरीके से। अब ये है स्टेंजा सेकंड, ध्यान से समझना। हैज गिवन माई हार्ट द चेंज ऑफ मूड, यानी कि उस दृश्य ने, उस चीज ने मेरे मूड को चेंज कर दिया, ओके। एंड सेव्ड, और बचा लिया, सम पार्ट ऑफ एड, दिन का कुछ हिस्सा मैंने बचा लिया। आई हेड रूइड, जिसका मुझे पछतावा था, ठीक है। चेंज का मतलब क्या होगा, यहाँ पे चेंज का मतलब होगा डिफरेंस। मूड, मूड का मतलब क्या होगा, मेंटल स्टेट, मेंटल स्टेट यानी कि मनोदशा। डिफरेंस बदलाव, बदलाव आना या चेंज लाना, ठीक है।
एंड सेव, सेव मतलब सेव कर लिया, उसने बचा लिया क्या, सम पार्ट ऑफ ए डे यानी कि द रेस्ट ऑफ ए डे। आई हेट रोइड, जिसका उसके पछतावा था, रोइड। रोइड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, हेल्ड इन रिग्रेट यानी कि पछतावा होना। अब इस स्टेंजा में जो जो शब्द थे उनका मतलब आपने समझ लिया। स्टेंजा को पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से समझना। हैज गिवन माई हार्ट, उस दृश्य ने मेरा दिल जीत लिया। ओके। द चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे मेंटल स्टेट, मेरी जो मनोदशा थी उसको पूर्ण रूप से बदल दिया। एंड सेव्ड, और मैंने बचा लिया। सम पार्ट ऑफ ए डे, दिन का कुछ हिस्सा मैंने बचा लिया। आई हेड रूइड, जिसका मुझे क्या था, हेल्ड इन रिग्रेट यानी कि पछतावा था। ओके। यानी कि जैसे इन पोएम्स का अर्थ आपने यहाँ पे लिखा, आपने यहाँ पे समझा, इन पोएम्स का मतलब आपको समझ में आ गया कि पोइट क्या बोलना चाह रहा है, पोइट किसके बारे में बताना चाह रहा है। ओके, ध्यान से, ठीक है। ये आ गया इतना समझ में, ध्यान से समझना। यानी कि जैसे कोई भी पोइम पढ़ी जाती है ना, जिस पोइम में यदि कोई वर्ड आ रहा है तो उस वर्ड का मेन वो नहीं होता जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब कौवे का मतलब यह है कि कौवा है, ठीक है, लेकिन उसका जो सिंबल है वो क्या है, बैड ओमेन है। ओके। अब पोइम में एक बहुत शानदार चीज होती है जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और होती है पोएटिक डिवाइसेज यानी कि काव्य उपकरण। उसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी के द्वारा आप जितने भी क्वेश्चन है वो सारे उसी में से पूछे जाते हैं। जैसे आपको किसी भी चीज का अर्थ यानी कि द वर्ड रूइड मीन्स आपसे पूछ ले, चार ऑप्शन में दे दिया, हो सकता है ये सारे ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन है हेल्ड इन रिग्रेट, पछतावा होना, तो रूइड का मतलब क्या बताइए यहाँ पे, हेल्ड इन रिग्रेट, पछतावा होना। ये आपसे बोर्ड पेपर में पूछ सकता है ये। ध्यान से समझना। अब एक चीज है पोएटिक डिवाइसेज। पोएटिक डिवाइसेज क्या होता है, मतलब काव्यात्मक उपकरण। ध्यान से समझना, पोएटिक डिवाइसेज काव्यात्मक उपकरण क्या होता है, यानी कि ये ऐसे उपकरण होते हैं या ऐसे तकनीक होते हैं या ऐसे साधन होते हैं जिनका उपयोग पोइट पोइम को संगीतमय, प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, सुंदर बनाने के लिए करता है, ठीक है। क्या हो गया पोएटिक डिवाइसेज, यानी कि जिनका उपयोग कवि अपनी कविता को अधिक प्रभावशाली, संगीतमय, अर्थपूर्ण और सुंदर बनाने के लिए करता है। ध्यान से समझना, वे उपकरण जिनका उपयोग कवि, यानी कि जो पोएटिक डिवाइस होते हैं उनका यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि कविता अधिक संगीतमय हो जाए, अधिक प्रतिभाशाली हो जाए, अधिक प्रभावशाली हो जाए, अधिक सुंदर दिखने लगे। ओके, ध्यान से, जिनका उपयोग कवि अपनी कविता को अधिक सुंदर, यानी कि किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए आप किसी वर्ड का यूज करते हो, किसी अन्य चीज का यूज करते हो। ओके, प्रभावशाली, सुंदर,
बनाने के लिए करता है। संगीतमय, यानी कि पोएटिक डिवाइसेज वो चीजें होती हैं, वे उपकरण या साधन होते हैं जिनका उपयोग कवि अपनी कविता को अधिक प्रभावशाली, संगीतमय, सुंदर बनाने के लिए करता है। ध्यान से, फर्स्ट इसमें जो पोएटिक डिवाइस है, काव्यात्मक उपकरण होता है, वो है रेम स्कीम। आपके ध्यान से समझना रेम स्कीम क्या होती है। राइम स्कीम, यानी कि राइम स्कीम वो चीज होती है, पोइम की लाइंस के अंत में सेम वर्ड, पोइम की लाइंस के अंत में सेम वर्ड, वो क्या होता है, रेम स्कीम होती है। ध्यान से, जैसे ये पोइम है आपके, अब इसकी लाइंस के अंत में सेम वर्ड कौन कौन से हैं, क्रो आ रहा है, यानी कि उन वर्ड की जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो सेम रिपीट होनी चाहिए। ठीक है, रेम स्कीम का मतलब क्या होता है, पोइम की लाइंस के अंत में, पोइम की लाइंस के अंत में सेम वर्ड, राइम स्कीम। ठीक है, जैसे आपके बोर्ड पेपर में पूछ ही लिया जाता है कि इस पोइम में जो स्टेंजा फर्स्ट है या स्टेंजा सेकंड है, कोई सा भी स्टेंजा देकर उसमें आपको रेम स्कीम पूछ ली जाती है, और 100 में 100% आपके पेपर में पूछा जाता है ये राइम स्कीम के बारे में। क्या होता है, पोइम की लाइंस के अंत में सेम वर्ड, ये पोइम आपको दी जा रही है, इसमें स्टेंजा के रूप में पोइम है। ठीक है, अब इसकी जो लाइंस है, लाइंस के अंत में, ये एक लाइन है, एक सेंटेंस है, उसके अंत में क्या होना चाहिए, सेम वर्ड, यानी कि जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, उनकी जो ध्वनि है वो समान होनी चाहिए। ओके, ध्यान से, जैसे क्रो, करो, ओ की साउंड दे रहा है। ठीक है, इसको आपने नाम दे दिया ए। ओके, मी, क्रो मी, ओ की साउंड दे रहा है, बड़ी की साउंड दे रहा है, मी ई। ठीक है, तो इसको आपने नाम दे दिया बी, यानी कि जो सेम सेम क्लास के जो चीज है उसको ए श्रेणी में डाल दिया आपने। ठीक है, अब जो डिफरेंस श्रेणी की जो चीज है उसको अलग से श्रेणी का नाम देके डालेंगे। ध्यान से समझना, स्नो, क्रो स्नो, ट्री, मी ट्री। ठीक है, ये जो दोनों साउंड है, दोनों वर्ड की जो साउंड है वो सेम रिपीट हो रही है, बी। ठीक है भाई, इसमें साउंड सेम आ रही है, इसमें भी साउंड सेम आ रही है, दोनों को किस श्रेणी में डाल दिया, बी श्रेणी में। ठीक है, क्रो ए श्रेणी में, स्नो ओ की साउंड दे रहा है तो ए श्रेणी में। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यानी कि इसके जैसे साउंड इस वर्ड की है, इस वर्ड की जो साउंड है वही सेम इस वर्ड की साउंड आ रही है। ठीक है, तो उसको क्या नाम दिया, ए बी, ए बी। तो इसकी स्टेंजा फर्स्ट में रेम स्कीम क्या बनी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। ठीक है, अब जैसे स्टेंजा सेकंड में आ जाओ। ओके, ऐसे भी नहीं कि यही स्टेंजा देके आपको इसके राइम स्कीम पूछ ले, पूरा स्टेंजा देके, पहला और दूसरा दोनों स्टेंजा देके आपको पूरे की एक ही राइम स्कीम पूछ सकता है। ओके, ध्यान से समझना, हैज गिवन माई हार्ट, हार्ट आ रहा है, सी नाम दे दिया। ठीक है भाई, इसके हिसाब से देखे तो कहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, मूड, ऊ, बड़े की आ रही, डी नाम दे दिया, डिफरेंस साउंड है। ओके, पार्ट, हार्ट, पार्ट, सेम साउंड आ रहा है, सी, मूड, रूड, डी। ठीक है, तो इससे स्टेंजा की रेम स्कीम क्या बनी, सी डी, सी डी। ओके, ये क्या होती है, रेम स्कीम होती है, यानी कि पोएम की लाइंस के अंत में ऐसे वर्ड जिनकी जो साउंड है वो सेम है, वो क्या होती है, राइम स्कीम के अंतर्गत आते हैं। ध्यान से, जैसे इसके दे दिया आपको ए बी, ए बी, सी डी, सी डी, इसकी और इसकी जो साउंड है वो दोनों सेम है, इसकी और इसकी जो साउंड है दोनों सेम है, इसके भी साउंड सेम है, इसके भी साउंड सेम है, इसकी साउंड सेम है, इन दोनों की साउंड सेम है। जिन जिनकी साउंड सेम है उनको एक श्रेणी में डाल दिया, जिनकी साउंड अलग है उनको दूसरी अन्य श्रेणी में डाल दिया। ओके, ध्यान से, फर्स्ट क्या हो गया आपके, राइम स्कीम। ओके, ध्यान से उतारो,
अब ध्यान से समझना। आपने समझ लिया पोएटिक डिवाइस के अंतर्गत पहला रेम स्कीम, पहली पोएटिक डिवाइस है रेम स्कीम, यानी कि पोएम की लाइंस के अंत में सेम वर्ड आपने समझ लिया, जैसे साउंड है वैसे आपने वर्ड को यूज दे दिया, ठीक है, नाम दे दिया आपने, ठीक है। ध्यान से। दूसरा होता है सिंबोलिज्म, यानी कि इसका क्या क्या सिंबल है। सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म क्या होता है ध्यान से समझना। सिंबोलिज्म यानी कि सिंबल, यानी कि इसका क्या क्या सिंबल है, ऐसे कौन से वर्ड है जिनका सिंबल पोएट ने यहाँ पे पोइम में बताया है, ध्यान से सुनना, ठीक है। चले ध्यान से। सिंबोलिज्म, जब सेंटेंस में कोई एक वर्ड किसी, भाई आप सेंटेंस बोल सकते हो या पोइम बोल सकते हो, ठीक है। जब किसी पोइम में कोई एक वर्ड किसी दूसरे वर्ड को प्रस्तुत करता है, यानी कि जब सेंटेंस या किसी पोइम में कोई एक वर्ड किसी दूसरे वर्ड को प्रस्तुत करता है, ठीक है, यानी कि अर्थात जो पोइट होता है, पोइट किसी चीज का यूज करने के लिए अन्य किसी चीज को प्रस्तुत करता है, किसी चीज का यूज करने के लिए, यूज करने के लिए अन्य किसी चीज को प्रस्तुत करता है, अन्य किसी चीज को प्रस्तुत करता है। ध्यान से सुनना, वो होता है आपके सिंबोलिज्म, यानी कि जब सेंटेंस या पोइम में कोई एक वर्ड किसी दूसरे वर्ड को प्रस्तुत करता है, अर्थात पोइट किसी चीज का यूज करने के लिए या प्रयोग करने के लिए किसी चीज को प्रस्तुत करता है, यानी कि आप, यानी कि यहाँ पे किसी चीज को प्रयोग किया उसने, ठीक है, ओके, यानी कि बुरे शकुन के प्रतीक के रूप में बैड ओमेन को बता रहा है, यदि बैड ओमेन को बता रहा है तो उसके लिए उसने जो वर्ड उसने यूज किया वो क्या किया, क्रो, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, यानी कि बुरे शकुन का प्रतीक उसको एक तरह से मिला था ना, जैसे डस्ट ऑफ सनो, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सनो जो है डाउन हुए थे उसके ऊपर, ठीक है,
तो उसने क्या समझा कि ये जो चीज है बैड ओमेन है, यानी कि बुरे शकुन का प्रतीक है। ओके, ध्यान से। फिर धीरे धीरे उसका जो मूड है वो चेंज होने लग गया। क्या हुआ? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, यानी कि उसने दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया जिसका उसको पछतावा था। ओके, यानी कि बर्फ के जैसे टुकड़े हुए धीरे धीरे ठंडा होने लग गया। अब ठंडा हुआ तो क्या हुआ कि डस्ट ऑफ स्नो जो है जैसे उसके ऊपर आने आकर गिरने लग गई, तो उसका जो मूड है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, सिंबोलिज्म ध्यान से समझना। इसमें दो चीजों का सिंबल यहाँ पे पोइट ने बताया है। पहला है क्रो। ठीक है, क्रो का जो सिंबल बताया इसने वो है बैड ओमन। बैड ओमन बुरे शकुन का प्रतीक होता है। एक होता है डिप्रेशन, ये क्या देता है? डिप्रेशन देता है। ये क्या होता है? नेगेटिविटी दर्शाता है। यानी कि जैसे ही कौवा सुबह सुबह आके घर के बाहर बोलता है, ठीक है, तो क्या समझा जाता है कि ये जो है वो बैड ओमेन है, बुरे शकुन का प्रतीक है। ठीक है, ये जो कौवा यहाँ पे बात कर रहा है, ये जो कौवा यहाँ पे बोले जा रहा है वो क्या होता है? बैड ओमेन है, बुरे शकुन का प्रतीक है। ठीक है, डिप्रेशन इतना है। अब बैड ओमेन है, बुरे शकुन का प्रतीक है, टेंशन हो ही जाती है कि यार ये क्या हो गया फालतू, कौवा सुबह सुबह आके बोलने लग गया घर के बाहर, या तो कुछ होगा। और अच्छा तो सोचा ही नहीं जाता, क्या होता है कि कुछ बुरा होगा। ठीक है, ये होती है सबसे बड़ी कमजोरी है। ठीक है, नेगेटिविटी आपके जो दिमाग में है, जो दिमाग में है वो क्या होता है? एक तरह से नेगेटिव जो चीजें आप सोचने लग जाते हो। ठीक है, जितनी भी चीजें होती है वो नेगेटिव आप सोचते रहते हो कि ये होगा वो होगा। ठीक है, इतना है। एक और शब्द है इसमें, हेमलॉक ट्री। ध्यान से समझना, हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है? एक जहरीला पौधा होता है। ठीक है, हेमलॉक ट्री ये क्या दर्शाता है? ये भी एक तरह से डिप्रेशन नेगेटिविटी को दर्शाता है। हेमलॉक ट्री जहरीला पेड़। ठीक है, यदि किसी को जहर दिखा दिया जाए तो डिप्रेशन में ना आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिविटी को दर्शाता है, नकारात्मक सोचता है, डिप्रेशन को दर्शा रहा होता है। जैसे आपके बोर्ड पेपर में पूछ लिया जाए कि जो सिंबलिज्म है होता है, ठीक है, क्रो का आप सिंबल बताइए, क्रो के सिंबल के रूप में आप बता दोगे बैड ओमेन, एक बुरे शकुन का प्रतीक है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है। ओके, क्रो के ये सिंबल हो गए। ओके, हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री नेगेटिविटी डिप्रेशन को दर्शा रहा होता है। ओके, ठीक है भाई, सिंबलिज्म का मतलब आपको ध्यान पता चल गया। यानी कि सेंटेंस में कोई एक वर्ड होता है जिसकी तुलना पोएट किसी अन्य वर्ड के द्वारा करता है। ठीक है, या जिस वर्ड को प्रस्तुत करने के लिए वह अन्य किसी वर्ड को यूज में लेता है। ओके, ध्यान से। यानी कि जैसे आप किसी भी चीज का यूज करते हो, प्रयोग करते हो, ठीक है, अब उसका एक सिंबल जरूर बनाते हो। उस चीज को आप प्रस्तुत कर रहे हो तो उसको एक सिंबल के रूप में आप प्रस्तुत करना चाहते हो। ओके, वो चीज यही है। यानी कि बैड ओमेन को आप दर्शाना चाहते हो, डिप्रेशन नेगेटिविटी को आप प्रस्तुत करना चाहते हो, किसके द्वारा करते हैं? क्रो के द्वारा। ओके, नेगेटिविटी डिप्रेशन को यदि प्रस्तुत करते हैं, हेमलॉक ट्री एक तरह से जहरीला पेड़ होता है। ओके, इसके द्वारा प्रस्तुत करते हो। ध्यान से। इतना समझ आ गया? पोएटिक डिवाइस में आपने दूसरा पढ़ लिया सिंबोलिज्म। थर्ड है इसमें मेटाफर, रूपक। थर्ड है मेटाफर।
ध्यान से सुनना। मेटाफर मतलब रूपक क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझना। यानी कि जब पोइट क्या होता है, किसी वर्ड की तुलना अन्य किसी वर्ड के द्वारा करता है, ठीक है। जैसे उसमें सनो आ रहा है, ओके, ये नहीं कि किसी वर्ड को प्रस्तुत करने के लिए अन्य किसी वर्ड को यूज में ला रहा है, नहीं, वो नहीं है। वो होता है सिंबल हो रहा है, यानी कि आप किसी चीज को प्रस्तुत करना चाहते हो तो उसका आप सिंबल दर्शाइए, सिंबल के द्वारा आप उस चीज को प्रस्तुत कर सकते हो ध्यान से। लेकिन इसमें मेटाफर है, ये रूपक है, ध्यान से समझना। यानी कि आप किसी वर्ड को क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो, उसकी तुलना करवाते हो, ठीक है। अब जिसके द्वारा कंपैरिजन किया जा रहा है और जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है जिसके साथ, वो जो दोनों वर्ड है वो पोएम के अंदर होने चाहिए, ठीक है, वो होता है मेटाफर। आपको इससे पहले मैंने समझाया सिंबोलिज्म के बारे में, वो पोएम में हो भी सकता है, पोएम में भी नहीं हो सकता है, ध्यान से समझना। यानी कि जब किसी वर्ड की तुलना, जब किसी वर्ड की तुलना अन्य किसी वर्ड से की जाती है, अन्य किसी वर्ड से करते हैं, लेकिन ये जो दोनों वर्ड हैं जिसकी तुलना की जा रही है और जिसके द्वारा तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जाती है, जिसके द्वारा तुलना की जा रही है, वो जो दोनों वर्ड है वो इस पोइम के अंदर होने चाहिए। अर्थात ये दोनों वर्ड पोइम में ही होने चाहिए। ध्यान सुन, मेटाफर क्या होता है, जब किसी वर्ड की तुलना अन्य किसी वर्ड से करते हैं, अर्थात ये जो दोनों वर्ड है वो पोइम में ही होने चाहिए, ध्यान से। अब ऐसे कौन से वर्ड है जिसकी तुलना अन्य किसी वर्ड के द्वारा की जा रही है और वो जो दोनों वर्ड है वो पोइम के अंदर ही है, ध्यान से सुनना। द वे करो कभी कर रास्ता, कोई तुलना नहीं हो रही। सो डाउन ऑन मी, यहाँ भी कोई तुलना नहीं। तुलना ध्यान से समझना, डस्ट ऑफ सनो, सनो की जो तुलना है वो किसके द्वारा, डस्ट के द्वारा की जा रही है। डस्ट क्या होते हैं, धूल मिट्टी के कण होते हैं, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं डस्ट, ओके, ध्यान से। तो इसमें क्या बता रहे हैं, ये डस्ट ऑफ सनो, यानी कि जो डस्ट है वो क्या है, बर्फ के टुकड़ों के रूप में इसकी तुलना की गई है, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सनो, ठीक है, इतना है। मेटाफर के बारे में पूछ लिया जाए या सिंबोलिज्म के बारे में पूछ लिया जाएगा, राइम स्कीम के बारे में पूछ लिया जाएगा। अब एक चीज और आएगी इसमें, ध्यान से समझना, इंजॉयमेंट, ओके। ध्यान से, फोर्थ है आपके इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट, ध्यान से समझना। इंजॉयमेंट क्या होता है, इंजॉयमेंट वो चीज होती है जब कोई एक सेंटेंस होता है पोइम में, ठीक है,
वो सेंटेंस क्या होता है, कंटिन्यू होता है। वही सेंटेंस अगले वाली लाइन में कंटिन्यू होता है, और उन दोनों लाइनों के बीच में यदि वो सेंटेंस चले जा रहा है, उन लाइनों के बीच में पंक्चुएशन मार्क नहीं आता है, ना तो कॉमा आता है, ना डॉट आता है, ना फुल स्टॉप आता है। ठीक है, ये क्या होता है, पंक्चुएशन मार्क होता है, ये नहीं आने चाहिए। तो क्या होता है, लास्ट में जाके स्टेंजा बन जाता है, स्टेंजा बन जाता है, तो वहां किसका यूज किया जा रहा है, इंजेबमेंट का यूज हो रहा है वहां पे, ध्यान से समझना। जब एक सेंटेंस कंटिन्यू होता है, नेक्स्ट लाइन में भी ध्यान से समझना, यानी कि ये जो लाइन है द वे करो, कोई भी चिन्ह नहीं आ रहा है यहाँ पे, ध्यान से। फिर दूसरी लाइन में कंटिन्यू रह रहा है, सुक डाउन ऑन मी, फिर तीसरी लाइन में कंटिन्यू हो गया, तो ये क्या बन गया, एक स्टेंजा बन गया। अर्थात सेंटेंस की किसी भी लाइन के बीच में, किसी भी लाइंस के बीच में, सेंटेंस के किसी भी लाइंस के बीच में पंक्चुएशन मार्क नहीं आता है, किसी भी लाइन के बीच में पंक्चुएशन मार्क नहीं आता है। तो क्या हो जाता है, मैंने आपको अभी बताया कि वो क्या बन जाता है, एक स्टेंजा बन जाता है। तो वह एक स्टेंजा बन जाता है। ध्यान से समझना, इंजर्मेंट का मतलब क्या होता है, जब एक सेंटेंस कंटिन्यू होता है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में भी, यानी कि एक सेंटेंस चले जा रहा है, अगली लाइन में भी वो कंटिन्यू है, अर्थात सेंटेंस के किसी भी लाइंस के बीच में पंक्चुएशन मार्क नहीं आता है। सेंटेंस के किसी भी लाइन के बीच में पंक्चुएशन मार्क नहीं है, जैसे जैसे वो चीज स्थिति होती जा रही है, वैसी लाइनें मैं आपको यहाँ पे लिखवाता जा रहा हूँ, और मुझे पता है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज समझ आ रही होगी। ध्यान से समझना। तो वह क्या बन जाता है, एक स्टेंजा बन जाता है। अब इसमें इंजेबमेंट का यूज हुआ है, ध्यान से समझना। आप बोलो जी सर इसमें इंजेबमेंट का यूज हुआ है, द वे करो, यहाँ पे किसी भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आ रहा, यहाँ पे भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आ रहा, सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑप्शन हो, यहाँ भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आ रहा, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, तो ये क्या बन गया, एक स्टेंजा बन गया। ठीक है, यानी कि पोएम की सेंटेंस में, पोएम की किसी भी लाइन के बीच में पंक्चुएशन मार्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपकी डस्ट ऑफ सनो, जो पोएम है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई। कौन है, किसके द्वारा कंपोजिट की गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ये पोइट हैं जिनके द्वारा ये जो पोएम है वो कंपोजिट की गई है। ओके, ध्यान से, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसी तरह से आपके हर एक पोएम को मैं बहुत ही प्यार से, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पोएम है आज जो मैंने पढ़ाया वो बहुत अच्छी तरह से आपके समझ आई होगी। यानी कि यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, ध्यान से सुनो, एक जो चीज है उसको आप ध्यान से पढ़ो। ठीक है, ध्यान से पढ़ा आपने, अब उसको मन में सोचो कि ये क्या होना चाहिए। मन में सोच लिया आपने, मन में सोचने के बाद में उसको लिखो। लिखने के बाद में आपको पता चलता है कि मैंने जो सोचा है, मैंने जो पढ़ा है वो मुझे कितना याद हुआ। ठीक है, यही होता है। जैसे आपने ये पोएम पढ़ी, अब आप इसको एक बार सोच लो, फिर आप इसको लिख के देखो। यदि आपको फिर भी समझ नहीं आती है तो फिर से इसको रिविजन करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।